जय हिंद। पुलिस का एक डीएसपी कथित तौर पर एक जांच एजेंसी के सीनियर अधिकारी को कहता है कि तुम्हें मैं एक बड़े केस में रिश्वत दिलवा दूंगा, और रिश्वत भी छोटी मोटी नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की। बस तुम्हें उसमें से 10% का कमीशन, या यूं कहें कि 10% हिस्सा मुझे देना है। अब दोनों के बीच में इस बात को लेकर सहमति बनती है, और सहमति के बाद रिश्वत का काला कारोबार शुरू हो जाता है। इस मामले में पहले इस रिश्वत लेने वाले अधिकारी, उसके भाई और उसके साथ ही एक दलाल की गिरफ्तारी होती है, और इसके बाद नंबर लग जाता है डीएसपी की गिरफ्तारी का। इस पूरे केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील किया, बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कमेंट देना ना भूलें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में, जहां पर साल 2013 में कई प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ सरकारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी स्कॉलरशिप का बजट दिया गया। अब ये जो बजट था वो करोड़ों अरबों रुपए में था। अब साल 2013 में ये जो स्कॉलरशिप का पैसा आया, कथित तौर पर उस पैसे का कई लोगों ने मिलकर गबन कर लिया। अब दरअसल बताया यह गया कि पैसा काफी बड़े स्तर पर प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में गया। अब उनमें से 9 शिक्षण संस्थान तो ऐसे थे जो पूरी तरह से फर्जी थे, यानी कि कोई मापदंड एक शिक्षण संस्थान के पूरे ही नहीं करता था, तो कोई शिक्षण संस्थान सिर्फ कागजों में था, असलियत में था ही नहीं। अब जो 9 शिक्षण संस्थान थे वो तो ऐसे थे जिनमें कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के ही एक अधिकारी की पत्नी का हिस्सा था, वो भी 33%। अब आप हिसाब लगाइए कि अगर करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का स्कॉलरशिप का बजट गया तो उसमें इस अधिकारी की पत्नी को कितने % हिस्सा गया होगा। अब पूरा मामला उछला कब? धीरे धीरे पैसा तो आता गया, प्रशासन को पैसा मिलता गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को पैसा मिलता गया, पर वो पैसा जिनके लिए आया था उन विद्यार्थियों को कभी भी नहीं मिला। जब विद्यार्थियों से पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि हमें कोई पैसा स्कॉलरशिप का नहीं मिला है। इसके बाद मामला उछला और मामले की जांच शुरू हुई। मामले की जांच सीधे तौर पर पहुंचती है सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पास। अब सीबीआई को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में पता चलता है कि इसमें तो कई बड़े अधिकारी भी लिप्त हैं। सीबीआई मामला दर्ज करती है आईपीसी की धारा 409 जो कि गबन का मामला बनता है। इसके साथ ही 419 धोखाधड़ी, 465 जालसाजी, 466 इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में जालसाजी, आईपीसी की धारा 471 जाली दस्तावेजों का वास्तविक के रूप में प्रयोग करना। इसके तहत ये सभी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया जाता है। अब सीबीआई अपनी जांच को बहुत तेजी से आगे बढ़ाती है और एक एक करके आरोपी से पूछताछ शुरू कर देती है। अब सीबीआई की जांच के साथ ही इतने बड़े स्तर पर पैसे का गबन हुआ था, इसलिए ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लेती है, और इस मामले की जांच एक डिप्टी डायरेक्टर स्तर के अधिकारी को दी जाती है जिनका नाम विशाल दीप होता है। अब ये जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, नए नए खुलासे होते जा रहे थे, पर इस बीच अचानक से एक दिन, उस दिन हड़कंप मच गया जब 2 भाई निकलकर सामने आए। रजनीश बंसल और विशाल बंसल दोनों कहते हैं कि सर, हम अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी शिक्षण संस्थान चलाते हैं, हमारे खिलाफ एक मामले में जांच स्कॉलरशिप घोटाले में खोली गई है, पर हमसे जो जांच अधिकारी हैं वो करोड़ों रुपए की रिश्वत की मांग कर रहे हैं। ये कहां तक जायज है, हमें बताया जाए। अब जब ये जाकर सीबीआई को अपनी पूरी दास्तान बताते हैं तो उसके बाद इस मामले में गंभीरता से जांच शुरू हो जाती है। अब ना सिर्फ रजनीश बंसल और विशाल बंसल ने अपनी आवाज खोली थी, बल्कि भूपेंद्र शर्मा, संजीव प्रभाकर और डीजे सिंह नाम का शख्स भी निकलकर सामने आया। उन्होंने भी कुछ ऐसी ही बातें कही कि हमसे रिश्वत की मांग की जा रही है, और कुल मिलाकर 25 करोड़ रुपए की रिश्वत का टारगेट रखा गया है, यानी 25 लोगों से 1-1 करोड़ रुपए करके 25 करोड़ रुपए इकट्ठे करने का टारगेट एक अधिकारी द्वारा रखा गया है।
मामले को तेजी से आगे बढ़ाया जाता है, जांच शुरू हो जाती है, अधिकारियों के फोन टैप करने शुरू कर दिए जाते हैं, उनका पीछा किया जाता है, उनकी गतिविधियां चेक की जाती है कि आखिर जो भी आरोप इन अधिकारियों पर लग रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। अब 14 दिसंबर का दिन इस जांच कर रहे डिप्टी डायरेक्टर द्वारा तय किया जाता है, कथित तौर पर 55 लाख रुपए की रिश्वत लेने के लिए। चंडीगढ़ के एक होटल में ये रिश्वत का पैसा लिया जाना था, वो पैसा वहां पर लिया भी जाता है। अब इसके बाद 22 तारीख को फिर से पैसा लेने के लिए एयरपोर्ट रोड जीरकपुर में एक पार्किंग में ये अधिकारी पहुंचता है अपने दलाल के साथ, अपने भाई के साथ। पर इस दौरान पार्किंग में एक और शख्स ऐसा मौजूद था जिसकी प्रेजेंस देखकर जांच एजेंसियां भी शक पका गईं। दरअसल वहां पर पुलिस का एक डीएसपी बलबीर सिंह मौजूद था जो कि सीबीआई की दिल्ली ब्रांच में कार्यरत था। अब ये सब कुछ देखकर जांच एजेंसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस पूरे मैटर में चल क्या रहा है। इसके बाद मामले की और गंभीरता से जांच शुरू हुई। 22 दिसंबर को रिश्वत लेने के लिए जो अधिकारी वहां पर पहुंचे थे, उन्हें पकड़ने के लिए जांच एजेंसी की टीम फौरन उनके पास पहुंचती है। रिश्वत का कुछ पैसा वहीं पर छोड़कर यह अधिकारी कथित तौर पर गाड़ी की तरफ भागता है और गाड़ी में बैठकर अचानक से गाड़ी को बहुत तेजी से दौड़ाने लगता है। अब जब गाड़ी दौड़ती है तो ट्रैफिक के बीच में एक दो गाड़ियों से टकरा भी जाती है। ऐसी खबर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक निकलकर सामने आई। बहरहाल यह अधिकारी वहां से फिलहाल फरार हो जाता है, पर उसके बाद इसकी सर्च यानी कि उस अधिकारी के खिलाफ बहुत तेजी से जांच शुरू हो जाती है। उस अधिकारी की मोबाइल लोकेशन को ट्रैक किया जाता है, इसके साथ ही वो कहां पर रहता है, किन लोगों से मिलता है, पिछले दिनों में किन लोगों से इस अधिकारी ने बात की, किन लोगों के संपर्क में था, व्हाट्सएप की डिटेल तक खंगाली जाती है और काफी सच निकलकर सामने आ जाता है। बहरहाल कुछ ही समय में इस अधिकारी की गिरफ्तारी हो जाती है और उसके बाद जांच और पूछताछ का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब जो पूछताछ हुई रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक उसमें कई ऐसे तथ्य निकलकर सामने आए जिन्हें सुनकर जांच एजेंसी के अधिकारी भी शक पका गए, उनके पैरों तले जमीन निकल गई। उन्हें पता चला कि इस अधिकारी को एक डीएसपी ये कह रहा था कि तुम इस केस में रिश्वत ले लो, रिश्वत भी मैं दिलवाऊंगा और जो लोग रिश्वत देंगे उनसे मिलवाऊंगा भी मैं, पर एक शर्त है कि रिश्वत का जो पैसा होगा उसमें 10% कमीशन मेरा होगा, ना किसी को बात मैं पता चलने दूंगा, चुपचाप करोड़ों रुपए की रिश्वत लेकर साइड हो जाएंगे। अब जैसे ही सीबीआई को यह बात पता चलती है, इस डीएसपी की तलाश तेज हो जाती है। फौरन डीएसपी साहब के पास जांच एजेंसी की टीम पहुंचती है, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और कोर्ट में पेश किया जाता है। जज को बताया जाता है कि उनके पास इस डीएसपी की कॉल रिकॉर्डिंग है जिसमें वो कथित तौर पर पैसे की मांग कर रहा है और यह भी बता रहा है कि रिश्वत के पैसे किस तरह से लिए जाने हैं। इसके साथ ही रिश्वत का स्थान और तारीख को भी तय किया जा रहा है। अब इसके बाद इस डीएसपी को पुलिस कस्टडी में भेज दिया जाता है, पर सबसे बड़ा सीन उस समय क्रिएट होता है जब डीएसपी साहब को पुलिस रिमांड पर लेकर आती है। उसी दौरान डीएसपी साहब को अचानक दिल का दौरा पड़ता है और वो बेहोश हो जाते हैं। अब पुलिस की टीम फौरन डीएसपी साहब को चंडीगढ़ के अस्पताल में लेकर दौड़ती है, वहां पर उनका चेकअप करवाया जाता है। पता चलता है कि डीएसपी की किडनी का पहले ट्रांसप्लांट हो चुका है, हार्ट की भी एक सर्जरी हो चुकी है। परिवार आरोप लगाता है कि डीएसपी साहब को तंग परेशान जानबूझकर किया जा रहा है। बहरहाल डीएसपी से पुलिस रिमांड में कई तरह की बातों का पता चलता है। इस पूरे मामले में हम ये कह सकते हैं कि माननीय अदालत का जो भी फैसला होगा वही अंतिम सत्य और अंतिम तथ्य होगा। पर एक सीख इस मामले से हमें मिलती है कि हमेशा जो व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चलेगा वो कभी भी किसी परेशानी में नहीं पड़ेगा। पर यदि कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार का रास्ता अपनाता है तो वो चाहे कितना ही बड़ा सीनियर या पावरफुल अधिकारी वो नहीं बच पाएगा। इस मामले में भी जो ईडी का अधिकारी था, डिप्टी डायरेक्टर स्तर का अधिकारी था, उसको भी फौरन गिरफ्तार किए जाने के बाद सस्पेंड कर दिया गया। अब डीएसपी को गिरफ्तार किया गया तो उसे भी सस्पेंड कर दिया जाएगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर 48 घंटे से ज्यादा पुलिस कस्टडी में रहता है तो वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड माना
जाता है। बहरहाल सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता से जो भी व्यक्ति अपनी नौकरी करेगा वो हमेशा परेशानियों से बचकर रहेगा और वही व्यक्ति इस देश के विकास में भी अपना योगदान दे पाएगा। जय हिंद।